आदमी जिसने अपना जीवन कस्टम में चोरी करके शुरू किया और वो आदमी आज 12 लाख करोड़ का आदमी बन गया है। तो उसके पास कोई कारू का खजाना लगा होगा। ये उद्योगपति और राजनेताओं का एक गठजोड़ है और ये गठजोड़ जो है इसलिए है कि हिंदुस्तान में अगर आपको तरक्की करनी है और अगर आपको सत्ता का प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। देश का प्रधानमंत्री अगर कोई आदमी बनेगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है, वो गौतम अडानी है। जी। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम, हमारे साथ हैं एडवोकेट अरुण कुमार जी। सर, आज फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं अडानी के बारे में कुछ। शरद पवार जो कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जाने माने नेता हैं, कल भी हमने उनसे बात आप उनके बारे में बात की थी आपसे। उन्होंने फिर से अडानी की तारीफ की और कहा कि वो एक साधारण इंसान से बहुत बड़े इंसान बने हैं, बहुत अमीर बने हैं, प्रतिभाशाली बने हैं, प्रभावशाली बने हैं। और अपनी किताब जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है लोक माझे सांगाती, उसमें उनकी बड़ी तारीफ की है। वो इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं जबकि वो विपक्ष का एक बड़ा चेहरा थे और अडानी जी खेमे में है मोदी जी के। जी। शरद पवार के बारे में एक समझिए, शरद पवार उस पेड़ की बरगद की तरह है, जिसकी जो पत्ते हैं, वो अगर एक घर में हैं, तो उसकी जड़ें जो हैं सारे घरों में फैली रहती हैं। आस-पास हर जगह उनकी उपस्थिति आपको मिलेगी। अब जी। मैं कई बार कह रहा हूँ कि 1988-89 में अडानी और उनके भाई विनोद अडानी, ये टू व्हीलर स्कूटर पर बैठकर सीडी वगैरह बेचा करते थे और इनको कस्टम ने पकड़ा था। तो समझिए कि एक आदमी जिसने अपना जीवन कस्टम में चोरी करके शुरू किया और वो आदमी आज 12 लाख करोड़ का आदमी बन गया है। तो उसके पास कोई कारू का खजाना लगा होगा, कोई उसके पास ऐसी चीज़ लगी होगी जिसे मैजिक वैंड बोलते हैं, जादू की छड़ी बोलते हैं, या कोई ऐसी बात होगी कि बहुत सारे लोग अक्रॉस द पार्टी लेन उसके साथ जुड़े होंगे। अब जो आपने बात कही, तो आप एक बात समझिए कि अडानी को लोग राष्ट्रीय परिदृश्य पे कब जानते थे? अडानी के पास एक कंपनी थी जिसका नाम था फॉर्च्यून, फॉर्च्यून ऑयल। और फॉर्च्यून ऑयल जो है वो पाम ऑयल मँगाया करती थी विदेशों से और पाम ऑयल का जो प्रचलन है, वो फॉर्च्यून कंपनी ने हिंदुस्तान में शुरू किया और तब डॉक्टर बताते थे फॉर्च्यून तेल जो है आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, खाया करो। अब उल्टी बात है, आप कहते हैं देसी घी खाया करो जब से रामदेव आए हैं। तो फॉर्च्यून ऑयल जब हिंदुस्तान में गौतम अडानी ने मंगाना शुरू किया, तो उस समय की अगर आप परिदृश्य देखेंगे क्योंकि लोगों की जो याददाश्त है बड़ी कम होती है। आप एक बात समझिए एक ही पोर्टफोलियो है जो हमेशा शरद पवार को केंद्र सरकार में पसंद आया, वो था एग्रीकल्चर मिनिस्टर का। 2004 से लेकर 14 तक वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे और शरद पवार किस बात के लिए जाने जाते हैं? शरद पवार जाने जाते हैं कि उन्होंने एमसीएक्स कमोडिटी एक्सचेंज जो है, उसको हिंदुस्तान में बढ़ावा दिया, उसकी एक तरह से स्थापना की और उसके माध्यम से सोना, चांदी, कपास, तेल, तिलहन, चावल ये सारी चीज़ें जो हैं, वो नियंत्रित होती थी, उससे उसके प्राइस तय होते थे और महँगाई की एक वजह जो है एमसीएक्स का होना भी है। अब उस एमसीएक्स का फ़ायदा आप देखेंगे कि अडानी एग्रो नाम याद आएगा आपको। आपको नाम याद आएगा अडानी विल्मर। विल्मर एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो सिंगापुर में काम करती है और सिंगापुर में काम करने के साथ-साथ उसका जो दफ्तर है, उसके जो प्रोजेक्ट हैं, उसकी जो कार्यक्षेत्र है, वो सिंगापुर है, वेस्ट इंडीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, चाइना है। अफ्रीका है, उसमें काम करती हैं। तो अडानी विल्मर को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी आदमी ने गौतम अडानी को दिया है, तो वो हैं हमारे शरद पवार। उन्होंने जब ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो हर तरह से उनको समर्थन दिया। अब आप जिस किताब का ज़िक्र कर रहे हैं, लोकमाजा संगति, इसको अगर जी। हिंदी में पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे हुँ। प्यारे। आपको जी। याद होगा एक बड़ी प्रसिद्ध किताब हुई थी, जो पीलू मोदी ने लिखी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे, जिसका नाम था जुल्फ़ी माय फ्रेंड। तो उसी तरह आप समझिए कि ये जो किताब है, ये इन्होंने 2015 में लिखी थी
और उसमें सबसे ज्यादा जिक्र किसके बारे में है, वो गौतम अडानी के बारे में है कि मेरे पास आते थे, बड़े उद्योगपति थे, बड़े महत्वाकांक्षी थे, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, और उन्होंने उसमें क्या बताया कि मैंने उन्हें वो चिमन भाई पटेल जो कि और उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री दूसरे थे, उनसे मिलवाया और उनसे मैंने उनको मदद दिलवाई कि इनको जो है प्रोजेक्ट मिले, सरकार समर्थन करे। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने इसको सजेशन दिया कि तुम जो है इसमें घुसो, तुम जो है ऊर्जा के क्षेत्र में घुसो, कोयले में घुसो। और ये गृह मंत्री और देश का जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर है और जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, वो उसको सलाह देता था। और उसने क्या किया उसकी सलाह पर कि प्रफुल्ल पटेल के पिताजी की जब मौत हुई, तो उस समय गोंदिया जिले में उन्होंने उसकी सभा का आयोजन किया मंत्री की, और उस सभा का सारा खर्चा गौतम अडानी ने उठाया और वहां पर उसने 3000 मेगावाट का एक जो ऊर्जा प्रोजेक्ट है, बिजली बनाने का संयंत्र है, वो लगाया। अब आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि अजीत पवार जो है पहले की जो सरकार थी, जी। उसमें महाराष्ट्र में सिंचाई मंत्री थे। सारे बांध किसने बनाए? अजीत पवार ने बनवाए। और उन पर तब ये एक आरोप लगता था कि 5000 करोड़ रुपए उन्होंने घपला किया है और इसीलिए उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। यही आरोप जो है आपको मैं बताऊं कि नितिन गडकरी पे लगते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये था हाल के नितिन गडकरी कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। तो आप एक बार समझिए कि नितिन गडकरी, शरद पवार, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल सब जो है गौतम अडानी की जेब में रखे हुए नेता है। जब वो चाहे जेब से निकाल सकता है, जब वो चाहे उन्हें जेब में रख सकता है। और इसीलिए एक जो फोटो अब आज पब्लिक डोमेन में आई है, पुरानी फोटो है, उस फोटो में शरद पवार जो है गौतम अडानी से बात कर रहे हैं। और यहाँ तक भी बात हुई कि गौतम अडानी से उन्होंने ये बात भी की कि 2014 में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, तो कैसे उसका समर्थन जुटाने के लिए गौतम अडानी ने थैली भी खोली और अपने राजनीतिक संपर्कों का भी सहारा लिया। तो इन सब चीजों को अगर आप जोड़ेंगे, तो गौतम अडानी जो है सिर्फ उद्योगपति नहीं है, वो देश के बड़े उद्योगपतियों को पहचानते हैं, उनको जानते हैं और उनके बारे में उनकी जो कमजोरी है उसको जानकर उनकी मदद के बहाने उनसे दोस्ती गांठते हैं, ताकि अगर वो सत्ता में आए तो वो जो है उनका समर्थन ले सकें। यही काम रिलायंस ने किया। मुकेश अंबानी हुए, धीरूभाई अंबानी हुए, अनिल अंबानी हुए, इनका भी वर्चस्व कब बढ़ा जब ये राजनेताओं के संपर्क में थे। मुलायम सिंह खुल के जो है अनिल अंबानी की मदद करते थे। मुकेश अंबानी की मदद जो है मोदी जी खूब करते थे और भी सरकारों के मंत्री करते हैं। तो ये उद्योगपति और राजनेताओं का एक गठजोड़ है और ये गठजोड़ जो है इसलिए है कि हिंदुस्तान में अगर आपको तरक्की करनी है और अगर आपको सत्ता का प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अब आपकी बात जो है ये है कि उन्होंने जो किताब की बात आपने की, जी। वो किताब जो है ढूँढ के अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें गौतम अडानी को उन्होंने ऐसे चिह्नित किया है कि इससे ईमानदार, इससे बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा। और शरद पवार को जो सब लोग जानते हैं कि शरद पवार कभी भी किसी की मदद जो है मुफ्त में नहीं करते। आज भी दुनिया में सबसे रईस, सबसे पैसे वाला, सबसे रसूख वाला, सबसे समझदार अगर किसी नेता को माना जाता है तो शरद पवार है। और शरद पवार शुरू से गौतम अडानी का समर्थन करते रहे हैं, उसको मदद देते रहे हैं और मैं तो ये भी कहूँगा कि उनके पार्टनर हैं। ईडी ने जो उनको खबर दी थी और ईडी ने कहा था कि हम तुम्हारी लैंड स्कीम की जाँच करेंगे, अब उनकी बेटी और उनके दामाद की, तो वो भी जो समझिए कि ये सारी बातें जो है, ये कुट प्रो को हमारी कानून की भाषा में बोलते हैं कि एक के बदले दूसरी चीज़ करना। तो ये सारे लोग मिले हुए हैं और इसीलिए शायद पवार ने जो अब बात कही है कि जेपीसी नहीं बननी चाहिए। तो हुँ। जेपीसी क्यों नहीं करनी चाहिए? या अगर जेपीसी का प्रावधान भारत का संविधान बनाने वाले संविधान निर्माताओं ने रखा है, अगर संसद में उसकी व्यवस्था है, तो उसकी क्या ज़रूरत है? कोई भी अंग जो है अगर हमारे शरीर में है और हम कहें जी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे काट के फेंक दो। तो इसका मतलब ये है कि आप भगवान को समझा रहे हैं कि तू गलत है, हम सही हैं। जेपीसी का प्रावधान है, जेपीसी पहले भी बनी है। अब उन्होंने कहा है कि इसकी जाँच से क्या होगा? इसका मतलब वो जानते हैं कि राजनेताओं का चरित्र क्या है और वो जानते हैं कि अगर गौतम अडानी एक-एक एमपी को जो कि जेपीसी का मेंबर होगा, उसे 100 करोड़, 200 करोड़ देता है, तो उसका खर्चा 5000 करोड़ होगा। इसका मतलब वो भारत के सारे जो सांसद हैं, उनकी नीयत पे, उनकी निष्ठा पे और उनके दिमाग पर
ये शक पैदा कर रहा है कि ये किसी चीज का फैसला नहीं ले सकते। न्याय होना नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। जेपीसी के गठन से पहले ही अगर वो जेपीसी के बारे में बताते हैं कि जेपीसी जांच नहीं कर पाएगी, तो आप समझिए कि आने वाले समय में जिस तरह से गौतम अडानी के रसूख है, जिस तरह का उसका नियंत्रण सारे नेताओं पर है, 200 चैनल उसके पास हैं। अगर 200 चैनल किसी आदमी के पास हैं, वो पार्टियों में अपने विधायकों और सांसदों को भेज सकता है, तो हो सकता है कि 2014 के चुनाव के बाद गौतम अडानी कहे कि शरद पवार की क्या जरूरत है, नरेंद्र मोदी की क्या जरूरत है, राजनाथ सिंह की क्या जरूरत है, और किसी की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री तो मैं बनूंगा, मेरा पैसा है, मेरे पास ताकत है, कानून मेरा गुलाम है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो मुझे लगता है कि जो शरद पवार की रणनीति है, उसके तहत 2014 में देश का प्रधानमंत्री अगर कोई आदमी बनेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, वो गौतम अडानी है। और अगर हम लोग नहीं चेते, तो मैं कहूंगा कि 26 मई 2024 को अगर कोई आदमी शपथ लेगा प्रधानमंत्री की, तो वो गौतम अडानी होगा। और तब गौतम अडानी के पास सरकार होगी, सारी संस्थाएं होंगी, सारा पैसा होगा, और तब वो हिंदुस्तान का बेताज बादशाह बनेगा। मोदी जी को अगर गलतफहमी है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, शरद पवार को गलतफहमी है कि मैं बनूंगा, राहुल गांधी को अगर गलतफहमी है कि मैं बनूंगा, या खड़गे जी को गलतफहमी है कि मैं बनूंगा, ममता बनर्जी को गलतफहमी है कि मैं बनूंगा, अखिलेश यादव को है कि मैं बनूंगा, तो ये नहीं बनेंगे। ये सिर्फ जो है प्यादे हैं, जो शतरंज की बिसात जो है गौतम अडानी ने बिछाई है, उसका राजा गौतम अडानी बनेगा। ये बात 2024 के चुनाव में सिद्ध हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस एपिसोड में अगर आगे भी कुछ जरूरत होगी तो हम रविंद्र जी से फिर बात करेंगे। आप लोगों पे छोड़ देते हैं, आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।